नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीच रिकवरी के बारे में कि अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है, उसे बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसे हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। मगर पहला सवाल ये उठता है कि वो रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, यानी पेशेंट दोबारा से बोलने लायक बन सकता है या नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो स्पीच का एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर उसे डैमेज परमानेंट टाइप का हो गया है तो ऐसे पेशेंट के अंदर रिकवरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मगर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे इवेल्युएट करते हैं कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब जब पेशेंट आता है क्लिनिक पे तो हम उनसे बोलते हैं कि आप कुछ बोलिए, कुछ अपना नाम लेने की कोशिश कीजिए। अगर पेशेंट अपना या किसी का भी नाम किसी भी तरीके से ले लेता है, जैसे मेरा नाम है पुरु, वो सिर्फ पुरु ही बोल लेते हैं, मेरे कहने के बाद बोल लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर स्पीच पूरी तरह से वापस आ जाती है। मगर अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि नाम लीजिए, अपना लीजिए या फिर किसी और का लीजिए, वो मा पा आ उ इतना ही बोल पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, या सिर्फ वो रोते रहते हैं, आवाज़ नहीं निकल पाती, तो ऐसे पेशेंट के अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी होता है कि पेशेंट बहुत आराम से बोल रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, आवाज़ तो निकल रही है, साफ निकल रही है, बट उसमें वॉल्यूम नहीं होता, इतने ज़ोर से नहीं बोल पाते कि सामने वाले को वो सुनाई दे, अंदर ही अंदर वो बोल लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी आवाज़ की रिकवरी पूरी हो जाती है। अब जो हमारी आवाज़ बनती है वो हमारे दांतों से, हमारी टंग से, हमारे पैलेट से, इन सब की कॉम्बिनेशन से बनती है। हवा आती है हमारे वोकल कॉर्ड में जो से पतला और मोटा करती है, उसके बाद हमारे जो टीथ हैं, टंग है, पैलेट है, इनकी कॉम्बिनेशन से हम हर वर्ड को बोल पाते हैं। अब कोशिश कीजिए मेरे साथ क बोलने के लिए। तो क बोलने के लिए आपको कहाँ आवाज़ जोर दिल लगता है? गले के पीछे वाले हिस्से में। तो ये हो गया कि गले में अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो पेशेंट को क बोलने में, ख बोलने में, ग बोलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लिप की मूवमेंट नहीं होती, हमारी टंग की मूवमेंट नहीं होती, हमारी जो आवाज़ आ रही है वो अंदर से आ रही होती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा चीज़ हमने चेक करनी होती है, अब आप पेशेंट को बोलेंगे च बोलने के लिए। अब च के लिए आपको कहाँ लगाना पड़ता है? च बोलने के लिए आपकी टंग को आपके पैलेट यानी तालू पे लगता है। तो च बोलेंगे तो क्या ऊपर लगी। तो ये जो अगर पेशेंट को बोली कि च बोलिए, तो च अगर आवाज़ सही से आ रही है यानी उसकी जो टंग है वो ओके काम कर रही है, वो उनकी कॉम्बिनेशन के साथ अपने पैलेट को टच कर पा रहा है, और यहाँ पर च वर्ग, पूरे वर्ग को बोलने में पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। अब आप पेशेंट को बोलिए कि त बोले। अब ये त है ना, तो त कहाँ टच हो रही है आपकी? खुद चेक कीजिए इसको। त बोलने पे आपकी जो टंग है वो आपकी टीथ पर जाकर टच होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो आवाज़ें हैं, च वर्ग और त वर्ग, ये दोनों ही हमारे पैलेट और हमारे टीथ पर लगती है। यानी अगर च और त बोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो पेशेंट की टंग की मूवमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने पेशेंट को बोलना होता है कि वो बोले प। अब प में आपकी टंग बिल्कुल मूव नहीं करती, सिर्फ आपकी लिप्स की मूवमेंट होती हैं और उसी से हमारी प साउंड बाहर आती है। तो आप पेशेंट से बुलवा सकते हैं कि आप प बोलने की कोशिश कीजिए। अगर प बोलने में पेशेंट को दिक्कत नहीं है, यानी पेशेंट की वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक है, पेशेंट के जो लिप्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो पेशेंट की कंट्रोल में, उनकी ब्रेन की कंट्रोल में है। तो आपने इस तरह से असेसमेंट करनी होती है कि पेशेंट को किस पार्ट में दिक्कत आ रही है। कभी वो ब्रेन होता है, कभी वो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, कभी वो हमारे लिप्स और टंग की जो मूवमेंट है वो होती हैं। तो आपको असेसमेंट करनी पड़ती है कि प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही है। जहाँ तक प्रॉब्लम टंग की है, लिप्स की है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर हल्का सा भी बोल पा रहा है तो वो पेशेंट की कंट्रोल में आ जाता है। मगर अगर दिक्कत हमारे ब्रेन में है कि हम वर्ड्स को ही भूल गए हैं, हमें उनका मीनिंग पता है पर उन्हें बोलना कैसे है वो गायब हो गया है, वहाँ पर जाकर दिक्कत आनी शुरू होती है। वहाँ पे हम पेशेंट को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेशेंट के माइंड में उस वर्ड का मीनिंग तो है। यानी अगर मैंने वॉच पहनी हुई है, उनको पता है कि ये वॉच है, बट ऐसे बोलते क्या है, कैसे बोलेंगे, ये वाला पार्ट नहीं होता। तो इसे दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है। मगर अगर पूरा का पूरा स्पीच सेंटर यानी हमारा ऐसा ब्रेन का हिस्सा जो पूरे के पूरे इस कॉम्बिनेशन को, इस सिंक्रोनाइजेशन को चलाता है, वो ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर पेशेंट को जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ पे जो चांसेस होते हैं रिकवरी के वो सिर्फ 1 से 2% के ही होते हैं कि पेशेंट दोबारा से बोल पाएगा। मगर अगर किसी और हिस्से में थोड़ा बहुत नुकसान है, या फिर मसल्स वीक हैं, या फिर वोकल कॉर्ड ढंग से काम नहीं करी, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। मगर वो किससे? प्रैक्टिस से। अब हमें यहाँ पर जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेन इन्हीं
को कंट्रोल करता है। मेरी टंग कहाँ पे टच करेगी, कैसे बोलूँगा, कैसे साउंड आएगी, ये मेरा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन ही मेरी टंग को बोलता है कि ओके ठीक है, मैंने त बोलना है तो त के लिए आपने यहाँ पे जाके टच करना और ये साउंड बाहर आएगी। अब ब्रेन क्या है कि ब्रेन एक नेटवर्क की तरह होता है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज पहले हुआ करते थे, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, इसमें बहुत सारी तारें हुआ करती थी, आपस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते थे। तो आपने दिल्ली से अगर बेंगलोर बात करनी है तो ट्रम कॉल वाले को उसको वाई को कनेक्ट करना पड़ता था। अब ये जो सिंगल सीधा रूट था, मान लो कि वो डैमेज हो गया क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गया या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया। अब सीधा रास्ता नहीं है बेंगलोर आप बात करने का, मगर इसका मतलब ये थोड़ा कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, रास्ता है। पहले ट्रम कॉल कहाँ जाएगी, बॉम्बे जाएगी, फिर बॉम्बे से कनेक्ट होगी बेंगलोर, तो बात तो हो जाएगी रिले में, बट इसमें टाइम बढ़ जाता है, इसमें डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारे ब्रेन में जब रिकवरी हम करते हैं तो जो हिस्सा डैमेज है वो डैमेज ही रहता है, मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से नेटवर्किंग दोबारा थोड़ी सी डेंस कर हम काम तो करना शुरू करते हैं, बट वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता। और मगर इसमें समझने वाली बात की है, अगर हम परफेक्ट तरीके से नहीं भी कर पा रहे तो भी हम पहले से बेटर हैं। पेशेंट अपनी बात को कन्वे कर पा रहा है, पेशेंट अपने हाथ को चला पा रहा है, पेशेंट दोबारा से चल पा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट खाना पानी दे दो चलो इतना भी बोलना शुरू करता है तो उसके साथ जो घर में रहने वाले होते हैं उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमें पता है कि हमारी ब्रेन की रिकवरी 100% नहीं हो सकती, पर अगर 60-70% तक की रिकवरी जहाँ पे पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है वो ख़राब भी नहीं होती। तो आपको कॉन्टिन्यूसली एक पैरालिसिस पेशेंट पे कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकती। हम जितना चाहे अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, जितना चाहे उसे एडवांस कर सकते हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, हम उसमें ट्रेन हो जाते हैं। इसी तरह से पेशेंट जो पैरालिसिस का होता है, माना कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया है, बट उसने अभी डेवलपमेंट करनी बंद नहीं की है। अगर हम उसे सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा, मगर उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। एक छोटे बच्चे के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही होती है, तो वहाँ पर पैरालिसिस वाली दिक्कत वैसे देखने को नहीं मिलती। अगर दिख भी जाए तो उसमें रिकवरी बहुत फास्ट है। मगर जैसे ही हम 30s में आ जाते हैं तो हमारी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। तब हमने क्या करना होता है, उसे फास्ट करना होता है, और उसमें हेल्प करती है मेडिसिन। तो मेडिसिन का रोल सिर्फ इतना है कि ब्रेन को प्रिपेयर करे सीखने के लिए। अब जो अगला रोल आता है वो है हमने इसे क्या सिखाया। आप मैथ्स पढ़ के साइंस नहीं सीख सकते ना। इसी तरह से आप बेड पे लेट के जो आपने लेग्स की मूवमेंट की है उसे खड़े होकर नहीं यूज़ कर पाओगे। अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट चलना चाहता है तो उसे चलकर ही वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएगा कि मैंने को अपना वेट कैसे बैलेंस करना है, मुझे वेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मुझे अपनी नी की मूवमेंट क्या करनी है, कितना वेट मेरे नीज पे मेरी एंकल पर आएगा जिसको मुझे हैंडलिंग करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से स्पीच में भी हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम वो वर्ड्स जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उससे शुरू करते हैं। जैसे अगर पेशेंट को जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो कैसे पहले बोलता है, मम्मा पापा चलो देखो, फिर वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करता है, मम्मा पानी, इतना बोलेगा। फिर कुछ जब वो साल का हो जाता है, 1.5 साल का होता है, तो फिर कैसे बात करते हैं, मम्मा पानी दे दो, 3 वर्ड की कॉम्बिनेशन में सेंटेंस फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। इसी तरह से पैरालिसिस पेशेंट जिनकी स्पीच में दिक्कत होती है वो अपनी रिकवरी को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट करो सिंगल वर्ड से। जब आप देखो कि पेशेंट में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई है तो पेशेंट को आप थोड़ा सा पुश करो 2 वर्ड्स को यूज़ करने में, पानी दे दो, बाहर चलो, तो ये अच्छी प्रोग्रेस होती है। फिर जब आप इसमें देख रहे हो कि पेशेंट बहुत कंफर्टेबली 2 वर्ड सेंटेंस बोल पा रहा है तो आप यूज़ करेंगे 3 वर्ड सेंटेंसेस या फिर लॉन्ग सेंटेंसेस। इससे पेशेंट की जो स्पीच है वो बेटर होती चली जाती है और पेशेंट अपने लायक बात करने लायक बन जाता है। क्योंकि जो पेशेंट बात नहीं कर पाते वो अक्सर रोते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, वो चीज़ें तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर बात है बट वो बाहर नहीं आ पा रही है। अगर बाहर आ रही है तो साथ वाले समझ नहीं पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है ऐसे पेशेंट के साथ। तो अपनी पेशेंट पे, अपनी बॉडी पे कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। टाइम लगता है, मानता हूँ, मगर टाइम देना भी पड़ेगा। इसका अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है। तो आज से आप अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, आज से अपनी स्पीच पे काम करना शुरू करो, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स दिख जाएंगे। और साइंस इंजीनियरिंग में जो पेशेंट आते हैं उन पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उनमें रिकवरी वैसे भी बहुत फास्ट होती है। और मैं हर पेशेंट को कहता हूँ
जब आप ट्रीटमेंट लेने आओ तो अपनी एक वीडियो जरूर बना के लेकर आओ, अपनी लेग की मूवमेंट की, कैसे चल रहे हो, कैसे आपका हाथ चल रहा है, कैसे आपकी आवाज़ आ रही है। क्योंकि जब महीने 2 महीने बाद आप आओगे ना, मुझे याद होगा कि आपकी कंडीशन कैसी थी, ना आपको याद होगा कि आपकी कंडीशन कैसी थी। क्योंकि जब इंप्रूवमेंट रोज़ थोड़ी होती है ना, वो अगले दिन नज़र नहीं आती। मगर जब महीने के बाद हम पुरानी वीडियो चला के देखते हैं, अच्छा आज की 4 तारीख को क्या था, अब की 4 तारीख को क्या है, तो वो जो फ़र्क होता है ना, वो वीडियोस पे ना क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसके टेस्ट नहीं है, टेस्ट हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, वो हो सकते हैं। मगर क्यों हम 20-25 हज़ार रुपये खर्च करें जो वो चेंजेस देखने के लिए कि जो कि हम एक वीडियो पे भी देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो आप नर्व कंडक्शन टेस्ट करवा कर आए या फिर अपनी वीडियो बना कर लेकर जाएं। दोनों ही ऑप्शन सेम तरीके से काम करते हैं। हमने सिर्फ चेंजेस देखने होते हैं कि कितने चेंजेस आपकी बॉडी में आ गए पहले दूसरे महीने की मेडिसिन के बाद। आप उसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि पेशेंट अपने लायक जल्दी से जल्दी बन जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई कभी बैटरी रिक्शा चला रहा होता है, कोई ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, ऑफिस में टू एंड फ्रो आना जाना करना होता है। तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें जब उनकी लाइफ में आती है ना, तो उसको बड़ी कर लेते हैं। हमने बड़ी होने नहीं देना होता, उस पर बहुत मेहनत से काम करना होता है कि पेशेंट की रिकवरी जितनी फास्ट हो सके उतना अच्छा है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। अगली वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए